दोस्तों, आज आप सुनेंगे शर्लॉक होम्स सीरीज के पहले नॉवल अ स्टडी इन स्कारलेट का तीसरा भाग हिंदी में। ये पूरा नॉवल 2 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में बताया गया है कि शर्लॉक होम्स किस तरह कत्ल की गुत्थी को सुलझाकर कातिल को पकड़ता है, और दूसरे भाग में कातिल के अतीत की पूरी कहानी है। पहले भाग की पूरी कहानी आप पिछले 2 ऑडियोज में सुन चुके हैं। इस तीसरे ऑडियो में पेश है कातिल के अतीत की कहानी। अध्याय 8। विशाल उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के बीच के रास्ते में एक बड़ा ही बंजर और घिनौना रेगिस्तान है जो कई सालों तक सभ्यता की तरक्की में बाधा बना रहा। सियरा नेवाडा से नेब्रास्का तक और नॉर्थ येलोस्टोन नदी से लेकर साउथ में कोलोराडो तक पूरा इलाका उदासी और एक मनहूस चुप्पी से भरा है। इस इलाके में कुदरत भी हमेशा एक रूप में नहीं रहती। यहाँ पर बर्फ से ढके विशाल पर्वत भी हैं और अंधेरी उदास वादियां भी, रफ्तार से बहती नदियां भी हैं और विशाल मैदान भी। हताशा भरे इस इलाके में कोई निवासी नहीं है। बस कभी कभार कोई भूले भटके कबीले यहाँ से गुजरते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ की झाड़ियों में कयोटी यानी खूंखार भेड़िए छिपे रहते हैं। हवाओं में बाज उड़ते हैं और भूरे बालों वाले भालू पहाड़ी नदियों के बीच चलते हुए चट्टानों के बीच खाना ढूंढते हैं। इस बियाबान के यही निवासी हैं। पूरे संसार में सियरा ब्लैंको के उत्तरी ढलान से ज्यादा मलिन दूसरा कोई नजारा नहीं है। जहां तक नजर जाती है सिर्फ चपटा मैदान ही दिखाई देता है। क्षितिज के दूसरी तरफ पर्वत चोटियों की बर्फ से ढकी हुई लंबी श्रृंखलाएं हैं और इस पूरे विशाल विस्तार में जीवन का कोई चिन्ह नहीं है, न ही जीवन से संबंधित किसी चीज का नामो निशान है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जीवन से संबंधित कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सियरा ब्लैंको से नीचे देखने पर रेगिस्तान में एक पगडंडी दिखाई देती है जो दूर कहीं जाकर खो जाती है। उस पर पहियों के निशान हैं और कई साहसी लोगों के पैरों के निशान भी। इधर उधर कुछ सफेद सी चीजें पड़ी दिखाई देती हैं जो धूप में चमकती हैं। अगर उनके पास जाकर गौर से देखा जाए तो वो हड्डियां हैं, कुछ बड़ी और खुरदुरी, कुछ छोटी और नाजुक। पहले वाली हड्डियां बैलों की हैं और दूसरी वाली इंसानों की। 1500 मील तक इस बदनसीब कारवां का रास्ता इन्हीं छितरे अवशेषों से मालूम किया जा सकता है जो रास्ते में दिखाई देते हैं। 4 मई 1847 को ये नजारा देखता एक अकेला यात्री वहां पर खड़ा था। उसका स्वरूप ऐसा था मानो वो उस इलाके का कोई जिन्न या दानव हो। कोई भी उसे देखकर उसकी उम्र का अनुमान नहीं लगा सकता था कि वो 40 साल का है या 50 का या 60 का। उसका चेहरा पतला और कुम्हलाया हुआ था और उसकी भूरी झुलसी हुई खाल उसकी उभरी हड्डियों पर खिंची थी। उसके लंबे भूरे बालों और दाढ़ी में सफेदी झलक रही थी। आंखें गड्ढों में धंसी हुई थीं और उनमें एक बड़ी ही अजीब सी चमक थी। उसके हाथ में एक राइफल थी। उसका लंबा चौड़ा डील डॉल इशारा कर रहा था कि कभी वो बड़ा फुर्तीला रहा होगा, लेकिन उसका पतला चेहरा और उसके कपड़े जो उसके शरीर पर झूल रहे थे उसे इतना बूढ़ा दिखा रहे थे कि लग रहा था कि भूख और प्यास से वो बस मरने ही वाला है। वो बहुत कष्ट उठाकर पहाड़ी दर्रे के नीचे उतरकर पानी ढूंढने की असफल कोशिश कर रहा था। अब पूरा मैदान उसकी आंखों के सामने फैला हुआ था। सामने की क्रूर पर्वत श्रृंखला पर कोई पेड़ या पौधा नजर नहीं आ रहा था जिससे पास में कहीं पानी का आभास हो। दूर दूर तक कहीं भी उम्मीद की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही थी। उसने बदहवास नजरों से पहले उत्तर, फिर पूरब और फिर पश्चिम की तरफ नजर दौड़ाई। फिर उसे महसूस हुआ कि उसकी यात्रा का अंत आ गया है और वो उस बंजर दर्रे में मरने वाला है। एक चट्टान की छाया में बैठते हुए वो बुदबुदाया, अगर 20 साल बाद मुलायम बिस्तर पर भी मरना ही है तो फिर आज यहीं क्यों नहीं। बैठने से पहले उसने अपनी बेकार राइफल जमीन पर रखी और स्लेटी रंग के शॉल में लिपटी एक बड़ी सी गठरी भी जो उसके दाएं कंधे पर लटकी थी। उसकी ताकत के हिसाब से वो गठरी काफी ज्यादा भारी थी, क्योंकि जैसे ही उसने उसे नीचे रखा वो तेजी से जमीन पर जा गिरी। तत्काल ही उस गठरी में से रोने की आवाज आई और उसमें से एक नन्हा सा डरा हुआ चेहरा बाहर निकला जिसकी आंखें भूरी और चमकीली थीं, और उसके बाद 2 छोटी छोटी मुट्ठियां बाहर आईं। एक बच्चे की आवाज ने शिकायत भरे स्वर में कहा, तुमने मुझे चोट मार दी। आदमी ने माफी मांगते हुए कहा, ओहो माफ करना, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था।
जब उसने उस शॉल को खोला तो उसमें से एक प्यारी सी बच्ची बाहर आई जो करीब 5 साल की रही होगी। उसके प्यारे प्यारे जूते और सुंदर गुलाबी फ्रॉक दिखा रहे थे कि उसकी माँ ने उसे कितने प्यार से तैयार किया होगा। बच्ची पीली पड़ी हुई थी और उसका चेहरा कुम्हलाया हुआ था, लेकिन उसके हाथ पैर स्वस्थ दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उसने अपने साथी से कम कष्ट झेले हैं। वो अब भी अपने सिर के पीछे सुनहरे बालों को रगड़ रही थी। फिर उसने गंभीरता से कहा, अब जल्दी से मेरी चोट पर फूंक मारकर इसे ठीक कर दो। माँ भी ऐसा ही करती थी, लेकिन माँ है कहाँ? माँ चली गई है, शायद तुम भी जल्दी ही उसके पास चली जाओगी। माँ चली गई? ओह, उसने मुझसे गुड बाय भी नहीं बोला। जब वो चाय के लिए आंटी के यहाँ जाती थी तो मुझे हमेशा गुड बाय बोलकर जाती थी, और अब तो उसे गए 3 दिन हो गए। यहाँ पर सब कुछ कितना सूखा सूखा है। क्या यहाँ पानी या खाने के लिए कुछ नहीं है? नहीं बिटिया, यहाँ पानी और खाना कुछ नहीं है। तुम थोड़ी देर के लिए सब्र करो, फिर तुम ठीक हो जाओगी। अपना सिर मेरे कंधे पर रख लो तो तुम्हें अच्छा लगेगा। बेहतर यही होगा कि मैं तुम्हें सारी बात बता दूं। ये तुम्हारे पास क्या है? उत्साह से बच्ची ने कहा, सुंदर सुंदर चीजें हैं। जब हम घर वापस जाएंगे तो मैं अपने भाई बॉब को दिखाऊंगी। तुम जल्दी ही इनसे भी सुंदर चीजें देखने वाली हो। बस थोड़ी देर रुक जाओ। क्या तुम्हें याद है जब हम नदी से चले थे? हाँ हाँ, मुझे याद है। देखो, तब हमने अंदाज लगाया था कि हमें जल्दी ही दूसरी नदी मिल जाएगी, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई। हमारे कंपास में या नक्शे में या कहीं पर भी वो नदी हमें नहीं मिली। हमारा पानी खत्म हो गया और ना ही हमें खाने के लिए कुछ मिला। और फिर मिस्टर बेंडर चले गए। जाने वालों में सबसे पहले वही थे, फिर इंडियन पीट, और फिर मिसेस मैकग्रेगोर, फिर जॉन ओहोन्स, और फिर मेरी बच्ची, तुम्हारी माँ। तो क्या मेरी माँ मर गई? इतना कहकर बच्ची अपनी फ्रॉक में मुंह छुपाकर बुरी तरह रोने लगी। हाँ मेरी बच्ची, वो सब चले गए। बस मैं और तुम ही बचे हैं। फिर मुझे लगा कि शायद इस तरफ पाने की कुछ उम्मीद हो, इसीलिए मैंने तुम्हें अपने कंधे पर उठाया और हम दोनों साथ साथ यहाँ तक आए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हालात सुधरने वाले हैं। अब तो हमारे पास छोटी सी उम्मीद भी नहीं बची है। तो क्या आपका मतलब है कि हम भी मरने वाले हैं? मेरे ख्याल से तो ऐसा ही है। ओहो, आप भी कितने बुद्धू हैं। आपने पहले मुझे क्यों नहीं बताया? आपने तो मुझे डरा ही दिया था। जब हम मर जाएंगे तो फिर से हम माँ को मिलेंगे। ये तो कितनी अच्छी बात है। मैं उनको बताऊंगी कि आप कितने अच्छे हो। मुझे पक्का पता है वो स्वर्ग के दरवाजे पर पानी का घड़ा और बहुत सारी गरम गरम चपातियां लेकर खड़ी होगी। बॉब को और मुझे वो बहुत अच्छी लगती हैं। बूढ़े आदमी ने एक गहरी सांस ली और ऊपर आसमान की तरफ देखा। दूर क्षितिज पर 3 छोटे बिंदु उसे नजर आ रहे थे जो हर पल बड़े होते जा रहे थे। जल्दी ही वो 3 बिंदु 3 बड़ी भूरी चिड़ियों में बदल गए जो उन दोनों के सिर पर मंडराने लगीं और फिर ऊपर की चट्टानों पर बैठ गईं। ये पश्चिम के गिद्ध थे जिनका प्रकट होना मौत का सूचक माना जाता था। तुम अपनी प्रार्थना क्यों नहीं कर लेती? बूढ़े ने बच्ची से कहा, जो तुम हर रात अपनी वैगन में करती थीं जब हम मैदान में थे। बच्ची ने अचरज भरी नजरों से उसे देखा और बोली, तुम खुद क्यों नहीं प्रार्थना करते? मैं उनको भूल गया हूँ बच्ची। मैंने तब से पूजा नहीं की जब मैं खुद छोटा बच्चा था। लेकिन अगर तुम कहती हो तो आज मैं भी तुम्हारे साथ प्रार्थना करने के लिए तैयार हूँ। तुम उनको गाओ और मैं यहाँ खड़ा होकर तुम्हारे पीछे पीछे उन्हें दोहराता रहूंगा। बच्ची उत्साह से खड़ी हुई और शॉल को बिछाते हुए बोली, फिर तो तुमको घुटनों के बल बैठना होगा और मुझे भी। यहाँ ऐसे बैठो और अपने हाथों को ऐसे उठाओ, इससे तुमको अच्छा लगेगा। ये बड़ा ही विचित्र नजारा था, लेकिन उन गिद्धों के अलावा उसे देखने वाला वहां और कोई नहीं था। उस पतली सी शॉल पर दोनों यात्री बैठे थे। छोटी सी बातूनी बच्ची, बेपरवाह, कठोर और साहसी। उसका गोल मटोल चेहरा और उसके कठोर पतले नाक नक्श बादल रहित आसमान की तरफ उठे दिल से फरियाद कर रहे थे, उस भगवान से जिससे हर प्राणी डरता है। दोनों आवाजें, एक पतली और स्पष्ट, दूसरी भारी और कठोर, मिलकर दया और माफी की भीख मांग रही थीं। उस ईश्वर से
जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रार्थना खत्म हुई और वे दोनों वापस चट्टान की छाया में जाकर बैठ गए। कुछ देर बाद बच्ची अपने रक्षक के सीने पर सिर रखकर आराम से सो गई। थोड़ी देर वो उसे सोते हुए देखता रहा, लेकिन प्रकृति उससे कहीं अधिक बलवान थी। वो 3 दिन और 3 रातों से सोया नहीं था। धीरे धीरे उसकी पलकें उसकी थकी हुई आंखों पर मुंद गईं और उसका सिर अपने सीने पर झुकता गया। आदमी की सफेद काली दाढ़ी बच्ची की सुनहरी लटों से जाकर मिल गई और दोनों एक गहरी नींद में सो गए। अगर यात्री आधे घंटे तक और जगा रहता तो उसकी आंखों को एक बड़ा ही अजीब नजारा देखने को मिलता। मैदान के अंतिम छोर पर हल्की सी धूल उड़ी, जो पहले इतनी हल्की थी कि दूर से कोहरे जैसी लग रही थी, लेकिन धीरे धीरे ये धूल ऊंची और चौड़ी होती चली गई और जल्दी ही एक ठोस स्पष्ट बादल बन गई। ये बादल आकार में बढ़ता गया और फिर ये साफ हो गया कि ये गुबार बहुत सारे प्राणियों के एक साथ चलने से उठा है। जब वो धूल का गुबार उस चट्टान तक आ पहुंचा जहां वे दोनों सो रहे थे, तो धूल में से तिरपाल से ढकी गाड़ियां और सशस्त्र घुड़सवार दिखाई देने लगे और फिर पता चला कि ये पश्चिम की तरफ जाता हुआ कोई विशाल कारवां है। लेकिन कैसा कारवां था? जब उसका एक सिरा पहाड़ की तलहटी पर पहुंच गया, तब भी उसका दूसरा सिरा क्षितिज तक दिखाई नहीं पड़ रहा था। उस विशाल मैदान में गाड़ियां, घुड़सवार और पैदल लोग धीरे धीरे चले आ रहे थे। बहुत सी औरतें अपने अपने बोझों को संभालती लड़खड़ाती आ रही थीं और बच्चे उन गाड़ियों के साथ साथ या तो पैदल दौड़ रहे थे या सफेद पर्दों में से झांक रहे थे। ये इस देश से दूसरे देश तक जाने वाले कोई साधारण लोग नहीं थे। ये लोग कोई खाना बदोश थे जो परिस्थितियों की मार खाकर किसी नई जगह की खोज में निकलने पर मजबूर हुए थे। साफ माहौल में इंसानों के इस विशाल सागर की परेशान बदहवास आवाजें गूंज रही थीं। पहिए चरमरा रहे थे और घोड़े हिनहिना रहे थे। ये आवाजें तेज जरूर थीं, लेकिन इतनी तेज नहीं हो पाईं कि ऊपर सो रहे दोनों यात्रियों को जगा पातीं। काफिले में सबसे आगे 20 या इससे कुछ ज्यादा गंभीर कठोर चेहरों वाले साधारण कपड़े पहने और राइफलें हाथ में लिए घुड़सवार थे। चट्टान की तलहटी पर पहुंचकर वे रुके और सलाह मशवरा करने लगे। भिंचे होठों और अधपके बालों वाले एक आदमी ने कहा, कुएं दाईं तरफ है मेरे भाइयों। दूसरा बोला, सिएरा ब्लैंको के दाईं तरफ, जिससे हम रियो ग्रांडे तक पहुंच सकते हैं। पानी की चिंता मत करो, वो जो चट्टानों से भी पानी निकाल सकता है अपने प्यारे भक्तों को ऐसे ही नहीं छोड़ देगा। आमीन आमीन, पूरी पार्टी ने एक स्वर में कहा। वे अपनी यात्रा फिर से शुरू करने ही वाले थे कि उनमें से सबसे छोटों में से एक तेज नजरों वाला अचानक चिल्ला उठा और उसने ऊपर की चट्टान की तरफ इशारा किया। गुलाबी सी कोई चीज चट्टानों के बीच चमक रही थी। उसको देखते ही घोड़ों की लगामें कस दी गईं और बंदूकें तन गईं। घुड़सवार आगे बढ़ने लगे। सबके होठों पर एक ही शब्द था, ये जरूर रेडस्किन होंगे। अपने घोड़े नीचे छोड़ जाओ और हम यहीं पर तुम्हारा इंतजार करेंगे, एक बुजुर्ग ने कहा। पल भर में ही युवक अपने घोड़ों से नीचे उतरे। उन्होंने घोड़ों को बांधा और उस ढलान पर ऊपर की तरफ चढ़ने लगे, उस चीज की तरफ जिससे उनका कौतूहल जागा था। वे तेज रफ्तार से और चुपचाप आगे बढ़ रहे थे। उनके आत्मविश्वास और निपुणता को देखकर लग रहा था मानो वे काफी तजुर्बेकार स्काउट हों। नीचे खड़े लोग देख सकते थे कि कैसे वे एक चट्टान से दूसरी चट्टान पर छलांगे लगा रहे थे। फिर उनकी आकृतियां ऊपर नजर आने लगीं। सबसे आगे वही युवक था जिसको वो गुलाबी चीज दिखाई दी थी। अचानक उसके पीछे चलने वालों ने देखा कि उसने हैरानी से अपने हाथों को ऊपर उठा दिया और उसके पास पहुंचने पर वे भी उस दृश्य को देखकर हैरान रह गए। बंजर पहाड़ के एक छोटे से पठार पर एक बहुत बड़ी चट्टान थी और इस चट्टान के सहारे एक लंबी दाढ़ी और कठोर नाक नक्श वाला एक बेहद कमजोर आदमी लेटा था। उसका शांत चेहरा और सांसें बता रही थीं कि वो गहरी नींद में सो रहा था। उसके नजदीक ही एक नन्ही सी बच्ची थी जिसके गोल सफेद हाथ आदमी के भूरे गले में लिपटे थे और उसका सिर आदमी की छाती पर टिका था। उसके मासूम चेहरे पर एक चंचल सी मुस्कान थी और उसके सफेद पैर, जिनमें सफेद मोजे और चमकीले बकल वाले जूते पहने थी, उसके साथी से बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहे थे। चट्टान के ऊपर 3 गिद्ध बैठे थे जो इन नए मेहमानों को देखकर निराशा से वहां से उड़ गए। उन घिनौने पक्षियों के शोरगुल से सोने वाले दोनों लोग जाग गए
और बदहवास से इधर उधर ताकने लगे। आदमी लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ और नीचे मैदान की तरफ हैरानी से देखने लगा, जो उस वक्त तक बिल्कुल खाली था जब वो सोया था, और अब वो आदमियों, औरतों और जानवरों से भरा हुआ था। उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव झलकने लगे और उसने अपनी आंखों पर हाथ फेरते हुए कहा, शायद इसी को चमत्कार कहते हैं। बच्ची उसके कोट का निचला हिस्सा पकड़े उसके पास खड़ी थी। वो बिना कुछ बोले कौतूहल भरी नजरों से इधर उधर देख रही थी। बचाव पक्ष के लोग जल्दी ही दोनों भटके हुए यात्रियों को आश्वस्त करने में सफल हो गए कि वे लोग वाकई वहां पर हैं और ये उनका भ्रम नहीं है। उनमें से एक ने बच्ची को उठाकर अपने कंधों पर बैठा लिया, जबकि बाकी दो ने उसके कमजोर साथी को सहारा दिया और उन्हें गाड़ियों की तरफ नीचे ले चले। बूढ़े आदमी ने उन्हें बताया, मेरा नाम जॉन फेरियर है। हमारा 21 लोगों का जत्था था, लेकिन अब उनमें से हम 2 ही जिंदा बचे हैं। बाकी सब भूख और प्यास से मर चुके हैं। क्या ये बच्ची तुम्हारी है? किसी ने पूछा। थी तो नहीं, लेकिन अब ये मेरी हो गई है, क्योंकि मैंने इसे बचाया है। कोई भी इसे मुझसे अलग नहीं कर सकता। आज से इसका नाम होगा लूसी फेरियर। लेकिन आप लोग कौन हैं, ये बताइए। ऐसा लगता है कि आप लोग संख्या में बहुत ज्यादा हैं। हम करीब 10,000 लोग हैं, एक युवक ने उसे बताया, और हम प्रभु की संतान हैं, फरिश्ते मैरोना के प्यारे। उसकी बात सुनकर जॉन फेरियर ने थोड़ा मजाकिया स्वर में कहा, मैंने कभी इस फरिश्ते का नाम नहीं सुना। ऐसा लगता है कि उस प्रभु ने काफी बड़ी भीड़ को चुना है। युवक ने सख्ती से कहा, जो पवित्र है उसका मजाक मत उड़ाओ। हम उन लोगों में से हैं जो पवित्र ग्रंथों में विश्वास रखते हैं, जिन्हें मिस्र की लिपि में सोने की पतली पतली प्लेटों पर लिखा गया है और जिन्हें जोसेफ स्मिथ को पामीरा में सौंपा गया था। हम नौवू से आए हैं, जो इलिनॉय प्रदेश में है, जहां हमने अपने मंदिर की स्थापना की है। हम हिंसक आदमियों और नास्तिकों से भागकर यहाँ पर शरण लेने के लिए आए हैं, जबकि ये जगह रेगिस्तान के बीचों बीच है। नौवू का नाम सुनते ही जॉन फेरियर के मन में कई यादें ताज़ा हो गईं। अच्छा, तो तुम लोग मॉर्मॉन हो? हाँ, हम मॉर्मॉन ही हैं। और तुम लोग कहाँ जा रहे हो? ये हमें नहीं पता। हमारे पैगंबर के रूप में हमारे प्रभु का हाथ हमें कहीं ले जा रहा है। तुमको उसके सामने आना पड़ेगा, वही बताएगा कि हमें तुम्हारे साथ क्या करना है। अब तक वे लोग पहाड़ की तलहटी तक पहुंच चुके थे और उनके वहां पहुंचते ही यात्रियों ने उन्हें घेर लिया। जब उन्होंने लाचार बूढ़े और कम उम्र बच्ची को देखा तो उनके बीच से हैरानी और करुणा के अनेक स्वर उभरे। चलते चलते वे एक गाड़ी तक जा पहुंचे, जो अपने विशाल आकार, चटकीले रंग और खूबसूरती की वजह से अलग ही नजर आ रही थी। उसमें 6 घोड़े जुते हुए थे, जबकि दूसरी गाड़ियों में 2 या 4 घोड़े थे। गाड़ीवान के पास एक आदमी बैठा था, जो उम्र में 30 साल से ज्यादा का नहीं रहा होगा, लेकिन उसका बड़ा सा सिर और चेहरे के दृढ़ भाव दिखा रहे थे कि वही इन सब का सरदार है। वो कत्थई रंग की कोई किताब पढ़ रहा था। जब भीड़ उसके पास पहुंची तो उसने किताब एक तरफ रख दी और ध्यान से पूरी घटना को सुना। फिर वो उन भटके हुए यात्रियों की तरफ मुड़ा और बोला, अगर हम तुमको अपने साथ ले जाते हैं तो सिर्फ हमारे धर्म को मानने वालों के रूप में ही ले जाएंगे। हम अपने बीच भेड़िए नहीं रख सकते, इसलिए बेहतर होगा कि तुम्हारी हड्डियां इस बियाबान में पड़ी सूख जाएं, बजाय इसके कि तुम वो गंदी मछली बनो जो हमारे सारे तालाब को गंदा कर दे। क्या इन शर्तों पर तुम हमारे साथ आना चाहते हो? मेरे ख्याल से मैं किसी भी शर्त पर आपके साथ चलने को तैयार हूं। फेरियर ने यह बात इस अंदाज में कही कि गंभीर मुद्रा वाला बुजुर्ग बिना मुस्कुराए नहीं रह सका, लेकिन उनका सरदार गंभीर बना रहा। उसने कहा, इन दोनों को कबूल कर लो ब्रदर स्टेंजरसन। इसको खाना और पानी दो और बच्ची को भी। तुम्हारा काम यह भी है कि तुम अपनी जाति के पवित्र तौर तरीके इसे सिखाओ, और हमें पहले ही काफी देर हो चुकी है, इसलिए अब हम तुरंत बिना देर किए आगे बढ़ेंगे, जियोन की ओर। पूरे कारवां में ये शब्द एक लहर की तरह उठे, जियोन की ओर, जियोन की ओर, और पूरा कारवां एक बार फिर से हरकत में आ गया। जिस बुजुर्ग के सुपुर्द उन दोनों कमजोर प्राणियों को किया गया था, वो अपनी गाड़ी में उनको ले गया, जहां पर उनके लिए खाना पहले से ही तैयार रखा था। उसने कहा, तुम दोनों यहाँ पर रहोगे, कुछ दिनों में तुम्हारी थकान उतर जाएगी। फिलहाल ये याद रखना कि अब और आगे से हमेशा के लिए तुम हमारे धर्म के हो गए हो।
ब्रिघम यंग ने कह दिया है और उसने जोसेफ स्मिथ की आवाज में कहा है, जो प्रभु की आवाज है। अध्याय 8। ये जगह उन मॉर्मॉन लोगों के द्वारा उठाई गई परेशानियों और परीक्षाओं को याद करने की नहीं है। मिसिसिपी के किनारों से रॉकी के पश्चिमी घाटों तक वे ऐसे संघर्ष करते रहे जिनका इतिहास में दूसरा कोई सानी नहीं मिलेगा। जंगली आदमी, जंगली जानवर, भूख, प्यास, थकान, बीमारियां, हर बाधा जो प्रकृति उनके सामने डाल सकती थी, उस सभी को एंग्लो सैक्सन सिद्धांतों से काबू में किया गया। लेकिन फिर भी लंबी यात्रा और बार बार आने वाले खतरों की वजह से उनमें से मजबूत आदमी भी बुरी तरह दहल गया था। उनमें से एक भी ऐसा नहीं था जिसने घुटनों के बल बैठकर प्रभु को दिल से शुक्रिया अदा ना किया हो। लेकिन उस वक्त उन लोगों के चेहरे खुशी और राहत से खिल उठे जब उन्होंने सूरज की रोशनी में नहाई यूटा की घाटी को देखा और अपने सरदार से सुना कि यही वो जगह है जिसका प्रभु ने उनको वादा किया था और ये मैदान अब से हमेशा के लिए उनके हैं। ब्रिघम यंग ने जल्दी ही साबित कर दिया कि वो एक कुशल प्रशासक और दृढ़ सरदार है। नक्शे खींचे गए, चित्र बनाए गए, जिसमें भविष्य के शहर की रूपरेखा तैयार की गई। चारों तरफ खेतों को बांटा गया और हर एक आदमी को उसकी हैसियत के हिसाब से जमीन दी गई। सबको अपनी क्षमता के हिसाब से काम भी दिया गया। शहर में सड़कें और चौक ऐसे प्रकट हुए मानो जादू से पैदा हुए हों। नालियां बनी, झाड़ियां उगी, पौधे लगाए गए, सफाई हुई और अगली गर्मी में पूरा शहर गेहूं की फसल से लहलहा गया। इस पूरे इलाके में हर तरफ विकास हुआ। सबसे ज्यादा जो मंदिर उन्होंने शहर के बीचों बीच बनाया था वो और भी लंबा और चौड़ा हो गया। सूरज के निकलने से लेकर ढलने तक इस इमारत में हथौड़े की गूंज और आरी की आवाज कभी नहीं रुकती थी, जो यहाँ के निवासियों ने उस प्रभु के लिए बनाई थी जो सुरक्षित उन्हें यहाँ तक लाया था। जॉन फेरियर और छोटी बच्ची मॉर्मोनों के साथ उनकी यात्रा के अंत तक रहे। नन्ही लूसी बड़े ही आराम से बुजुर्ग स्टेंजरसन की गाड़ी में जा रही थी, जिसमें मॉर्मोन की 3 बीवियां और एक 12 साल का जिद्दी बेटा भी था। जल्दी ही वो पूरी तरह स्वस्थ हो गई और माँ की मौत के गम से बाहर निकल आई। वो उन तीनों औरतों की लाडली बन गई थी और उसे अपने चलते फिरते तिरपाल से ढके नए घर की आदत पड़ गई थी। इस दौरान अपनी तकलीफों को भूलकर फेरियर ने भी अपने आप को एक जरूरी मार्गदर्शक और एक चुस्त शिकारी सिद्ध कर दिया था। वो इतनी जल्दी अपने नए दोस्तों की नजरों में चढ़ गया कि जब वे अपनी यात्रा के अंत पर पहुंचे तो सर्वसम्मति से ये निश्चय किया गया कि उसे भी उतना ही बड़ा उपजाऊ खेत दिया जाए जितना कि खुद यंग, स्टेंजरसन, कैम्बल, जॉनस्टन और ड्रेबर को दिया गया था। यही चारों उनके मुख्य बुजुर्ग थे। इस तरह मिले हुए खेत पर जॉन फेरियर ने अपने लिए एक बड़ा सा लकड़ी का घर बनाया, जिसमें साल दर साल इतने सारे नए निर्माण किए कि अब वो एक बहुत बड़ी हवेली लगने लगा। वो समझदार था, अपने लेन देन में चौकन्ना और काम में निपुण था। उसका मजबूत शरीर उसे दिन रात काम करने की इजाजत देता था, जिससे वो अपनी जमीन को सुधारता और जोतता रहता। उसकी इस कड़ी मेहनत के परिणाम स्वरूप उसके खेत और उसकी सारी संपत्ति में काफी तरक्की हुई। 3 सालों में वो अपने पड़ोसियों से बेहतर स्थिति में पहुंच गया, 6 सालों में समृद्ध हो गया और 9 में अमीर। 12 सालों में पूरी सॉल्ट लेक सिटी में आधा दर्जन लोग भी ऐसे नहीं थे जो उसकी संपन्नता का मुकाबला कर सकते थे। जॉन फेरियर से ज्यादा प्रसिद्ध नाम वहां दूसरा और कोई नहीं था। सिर्फ एक ही मुद्दा ऐसा था जिस पर उसने अपने साथियों की भावनाओं को दुखाया था। कितनी भी बहस या अनुरोध किए जाने के बावजूद वो अपने बाकी साथियों की तरह अपने घर में किसी औरत को रखने के लिए तैयार नहीं था। उसने इसका कोई कारण किसी को कभी नहीं बताया, लेकिन वो अपने फैसले से हिला भी नहीं। कुछ लोगों ने उस पर आरोप लगाया कि वो अपने धर्म के प्रति ठंडा है और कुछ ने ये कहा कि वो पैसे का लालची है और अपने पैसे को किसी और पर खर्च नहीं करना चाहता। कुछ और लोगों ने इसकी वजह बताया एक भूली हुई मोहब्बत को, कि कैसे एक सुंदर लड़की उसकी याद में अटलांटिक में तिल तिल कर घुल रही है। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन फेरियर हमेशा कुंवारा ही रहा। बाकी हर मामले में उसने इस नए शहर के धर्म को कबूल किया और एक रूढ़िवादी और ईमानदार आदमी होने का नाम कमाया। लूसी फेरियर इस लकड़ी के मकान में बड़ी हुई और अपने पिता के हर काम में हाथ बटाया करती थी।
पहाड़ों की शुद्ध हवा और ताड़ के पेड़ों की खुशबू इस छोटी बच्ची की माँ और दाई बन गए। जैसे जैसे साल बीतते गए वो लंबी और ताकतवर बनती गई। उसके गालों पर लाली और चाल में लचीलापन आता गया। फेरियर के खेत के पास से गुजरने वाली सड़क से जो यात्री गुजरते थे वो इस कमसिन लड़की को गेहूं के खेतों में उछलते या अपने पिता के घोड़े पर कूदकर बैठते देखते तो उनकी भूली बिसरी यादें लौट आती। इस तरह धीरे धीरे वो कली खिलकर फूल बन गई और जिस साल उसका पिता सबसे अमीर किसान बना उसी साल वो लड़की भी अमेरिकी नवयौवनाओं की खूबसूरती की ऐसी मिसाल बनी जैसी पूरे पैसिफिक एरिया की ढलान पर देखने को नहीं मिल सकती थी। ये जून की एक गर्म सुबह थी। धूल भरी ऊंची सड़कों पर भारी सामान ढोते खच्चरों की कतारें धूल उड़ाती पश्चिम की ओर जा रही थीं। इस वक्त तक कैलिफोर्निया में गोल्ड रश चालू हो चुका था और वहां पहुंचने का रास्ता इस शहर से होकर गुजरता था। यहाँ भेड़ों और बैलों के झुंड भी आ रहे थे और थके हुए यात्री, इंसान और घोड़े भी अपनी यात्राओं से थक कर पहुंच रहे थे। ऐसी ही अलग अलग तरह के लोगों की भीड़ में एक मंझे हुए घुड़सवार की तरह लूसी फेरियर अपने घोड़े को दौड़ाती हुई आ रही थी। उसका गोरा चेहरा लाल हो रहा था और उसके लंबे सुनहरे बाल उसके पीछे उड़ रहे थे। उसके पिता ने उसे किसी काम से शहर भेजा था और वो तेजी से जा रही थी जैसा पहले भी कई बार जा चुकी थी। यौवन की निडरता से सिर्फ ये सोचती हुई कि उसे क्या काम करना है और कैसे करना है। यात्रा से गंदे हुए यात्री उसे हैरानी से देख रहे थे और भावशून्य भारतीय भी अपने सामान के साथ जाते हुए इस गोरी युवती के अटूट सौंदर्य को निहारने में लगे थे। जब वो शहर के बाहर पहुंची तो उसने पाया कि मैदानों से आए आधा दर्जन चरवाहों द्वारा हाँकी गई बहुत सी भेड़ों का झुंड सड़क को रोके खड़ा है। बेसब्री से उसने इस अड़चन को पार करने के लिए एक खाली सी दिखने वाली जगह में अपने घोड़े को ले जाने की कोशिश की। वो मुश्किल से वहां तक पहुंची भर थी कि जानवरों ने उसे घेर लिया और उसने पाया कि वो गुस्सैल आंखों और पैने सींगों वाले बैलों की चलती हुई सी लहर के बीच पूरी तरह फंस चुकी है। उसे जानवरों से निपटने की आदत थी, इसलिए वो ऐसी हालत में घबराई नहीं बल्कि हर मौके का फायदा उठाती हुई अपने घोड़े को धीरे धीरे आगे बढ़ाती गई, इस उम्मीद में कि वो आगे निकलने का रास्ता बना ही लेगी। लेकिन बदकिस्मती से एक जानवर के सींग जानबूझकर या शायद गलती से उसके घोड़े की कमर से जोर से टकराए और घोड़ा उत्तेजना से मानो पागल सा हो गया। एक पल में ही वो अपने पिछले पैरों पर जोर से हिनहिनाता हुआ खड़ा हो गया और इस तरह कूदने लगा कि कोई बड़ा कुशल घुड़सवार ही उसके ऊपर टिका रह सकता था। हालात जोखिम भरे हुए थे। उत्तेजित घोड़े की हर छलांग उसे फिर से सींगों के पास ले जाती और वो फिर से पागल हो जाता। लड़की बड़ी हिम्मत से घोड़े की काठी को पकड़े रही, लेकिन अगर वो एक बार फिसल जाती तो इसका मतलब होता उन डरे हुए बदहवास जानवरों के खुरों के नीचे कुचलकर एक भयानक मौत। इस तरह की आपदा की वो आदी नहीं थी। उसका सिर चकराने लगा और घोड़े की लगाम से उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगी। धूल के गुबार से अब उसका दम घुटने लगा था। वो निराश होकर बचने की कोशिश करना छोड़ने ही वाली थी कि अपने पास से आती एक आवाज से उसे मदद का आश्वासन मिला। उसी समय एक भूरे हाथ ने डरे हुए घोड़े की रस्सी को पकड़ लिया और जानवरों के झुंड को जैसे चीरता हुआ उसे सकुशल बाहर निकाल लाया। आशा करता हूं कि तुम्हें चोट नहीं लगी होगी, उसके रक्षक ने बड़े ही अदब से कहा। उसने उस आदमी के भूरे कठोर चेहरे को देखा और हंसते हुए बोली, मैं तो बहुत ही डर गई थी। कौन सोच सकता था कि पहुंचो गायों के झुंड से इतना डर जाएगा। ये तो शुक्र है कि तुम घोड़े पर जमी रही। मेरे ख्याल से तुम जॉन फेरियर की बेटी हो, है ना? मैंने तुम्हें उसके घर से आते हुए देखा था। जब तुम उससे मिलो तो उससे पूछना कि क्या उसे सेंट लुई के जेफरसन होप की याद है। अगर ये वही फेरियर है तो मेरे पिता और वो दोनों अच्छे मित्र हुआ करते थे। ये एक लंबा खूंखार सा दिखने वाला युवक था जो एक मजबूत घोड़े पर सवार था और शिकारियों जैसे कपड़े पहने हुए था। उसके कंधे पर एक लंबी सी राइफल टंगी थी। लूसी ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि तुम खुद ही आकर उनसे ये बात पूछ लो? युवक इस प्रस्ताव से काफी खुश नजर आया और उसकी काली आंखें खुशी से चमकने लगीं। उसने कहा, मैं ऐसा ही करूंगा। हम लोग 2 महीनों से पहाड़ों पर हैं और अभी किसी के घर जाने की हालत में नहीं हैं। उन्हें हमको इसी हालत में स्वीकार करना होगा। वो तुम्हारे बहुत आभारी होंगे और मैं भी। आखिर तुमने मेरी जान बचाई है। अगर वो गाय मेरे ऊपर कूद गई होती तो मेरे पिता ये गम कभी भूल नहीं पाते।
ये तो मैं भी नहीं भूल पाता, युवक ने कहा। क्यों भला? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें इस बात से क्यों फर्क पड़ता। तुम तो हमारे दोस्त तक नहीं हो। युवा शिकारी का चेहरा ये सुनकर इतना उदास हो गया कि लूसी फेरियर जोर से हंस पड़ी। अरे अरे, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब था कि कुछ देर पहले तक मैं तुम्हें नहीं जानती थी, लेकिन अब तो बेशक तुम हमारे मित्र हो। तुमको हमारे घर जरूर आना पड़ेगा, और मेरे ख्याल से अब मुझे जाना चाहिए, नहीं तो मुझे बहुत देर हो जाएगी। गुड बाय। युवा जेफरसन होप अपने साथियों के साथ आगे बढ़ता गया, गंभीर और चुपचाप। वो और उसके साथी नेवाडा के पर्वतों में चांदी की तलाश में निकले थे और अब सॉल्ट लेक सिटी लौटकर कुछ पैसा कमाना चाह रहे थे, जिससे कुछ जल मार्गों पर काम कर सकें जो उन्होंने ढूंढ निकाले थे। वैसे तो वो अपने काम के प्रति पूरी तरह सजग था, लेकिन अचानक हुई इस घटना से उसका ध्यान बंट गया था। सियरा की हवाओं की तरह ताज़ी और बेहद खूबसूरत इस लड़की की एक ही झलक से उसके दिल का ज्वालामुखी जैसे सुलगने लगा था। जब वो उसकी नज़रों से ओझल हो गई तो वो समझ गया कि उसकी जिंदगी में एक उलझन पैदा हो गई है और धन कमाना या और कोई भी सवाल अब उसके सामने कोई मायने नहीं रखता। उसके दिल में जो मोहब्बत पनपी थी वो किसी बच्चे की क्षणिक मोहब्बत नहीं थी, बल्कि एक दृढ़ और गुस्सैल आदमी की तीव्र चाहत थी। अब तक उसे ये आदत थी कि वो जो भी काम करता उसमें सफलता हासिल करता था। उसने मन ही मन कसम खाई कि वो इस काम में भी असफल नहीं होगा और अपनी मोहब्बत को पाने के लिए जी जान लगा देगा। उस रात वो जॉन फेरियर से मिलने गया और उसके बाद भी कई बार गया, और फिर जॉन के घर में वो एक परिचित चेहरा बन गया। पिछले 12 सालों में घाटी तक ही सीमित रहने और काम में लगे होने की वजह से जॉन को बाहरी दुनिया के बारे में जानने के बहुत कम अवसर मिले थे। जेफरसन होप ने उसे ये सारी जानकारियां दी, और वो भी इस अंदाज में जो लूसी और उसके पिता दोनों को बहुत पसंद आया। वो कैलिफोर्निया में रह चुका था और उसे दौलत कमाने और दौलत को खोने के कई अजीबोगरीब अनुभव भी हुए थे। वो एक स्काउट भी रहा था और चांदी खोजने वाला भी, शिकारी भी और पशुपालक भी। किसी भी साहसिक कारनामे की भनक मिलते ही जेफरसन होप वहां जा पहुंचता। जल्दी ही वो बूढ़े किसान का चहेता बन गया, जो हर समय उसके गुणगान करता रहता। इन अवसरों पर लूसी कुछ बोलती तो नहीं, लेकिन उसके गालों की लाली और उसकी प्रसन्न चमकती आंखें साफ बता देती कि उसका दिल अब उसका नहीं रहा। उसके ईमानदार पिता को भले ही ये चिन्ह दिखाई नहीं देते थे, लेकिन उस व्यक्ति से ये छिपे नहीं रहे थे जिसने उसका दिल जीता था। एक गर्म शाम को वो सड़क पर घोड़ा दौड़ाता हुआ आया और उसने दरवाजे से अंदर प्रवेश किया। लूसी दरवाजे पर ही खड़ी थी। उसने लूसी के दोनों हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, मुझे जाना होगा लूसी। मैं तुमसे अभी अपने साथ चलने को नहीं कहूँगा, लेकिन जब मैं फिर से यहाँ आऊँगा तो क्या तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार होंगी? और ये कब होगा? लूसी ने शर्म से लाल पड़कर हंसते हुए कहा, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने। तब मैं आकर तुम्हारे पिता से तुम्हारा हाथ मांगूंगा और हमारे बीच कोई और नहीं आ सकता। मैंने तुम्हारे पिता से बात कर ली है और उन्होंने कहा है कि अगर हम इन खानों में काम करना शुरू कर देते हैं तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। तो फिर भला मुझे क्या ऐतराज हो सकता है? लूसी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके बाद कुछ पल तक दोनों प्रेमियों ने कुछ प्यार भरी गुफ्तगू की और फिर जेफरसन अपने घोड़े पर सवार होकर जल्दी से वहां से चला गया। उसने मुड़कर एक बार भी नहीं देखा, मानो डर रहा हो कि कहीं पलटकर देख लिया तो जाने का उसका फैसला डगमगा जाएगा। लूसी गेट पर खड़ी उसे तब तक देखती रही जब तक वो नजरों से ओझल नहीं हो गया। फिर वो घर के अंदर चली गई। आज वो पूरे यूटा की सबसे खुश लड़की थी। अध्याय 10। सॉल्ट लेक सिटी से जेफरसन होप और उसके साथियों को गए 3 हफ्ते बीत चुके थे। जॉन फेरियर का दिल ये सोच सोचकर भारी होता था कि उसकी गोद ली हुई बेटी अब उससे जुदा हो जाएगी, लेकिन उसका चमकता हुआ प्रसन्न चेहरा उसे इस फैसले को सही मानने के लिए मजबूर कर रहा था। उसने हमेशा अपने दिल की गहराइयों से चाहा था कि किसी भी कीमत पर वो अपनी बेटी की शादी किसी मॉर्मॉन से नहीं करेगा। ऐसी शादी को वो अपनी तौहीन मानता था। मॉर्मॉन फिलॉसफी के बारे में उसके जो भी विचार थे, लेकिन इस एक मामले में वो अडिग था। लेकिन मुश्किल की बात ये थी कि इस विषय पर उसे अपने होठों को सीकर रखना पड़ा था, क्योंकि उन दिनों संतों के उस देश में परंपरा के विरुद्ध कोई भी राय जाहिर करना बहुत ही खतरनाक था।
और सिर्फ खतरनाक ही नहीं, इतना खतरनाक कि उनका बड़े से बड़ा संत भी अपनी धार्मिक सोच को दबी सांस में ही जाहिर करता कि कहीं उसके होठों से ऐसा कुछ न निकल जाए जिसका उल्टा मतलब निकाल लिया जाए और उसे कड़ी सजा भुगतनी पड़े। अभी तक जो लोग अन्याय के शिकार थे वे खुद अब खूंखार अन्यायी बन चुके थे। सेविल का इंक्विजिशन, जर्मनी का वेयगेरिस्ट और इटली की गुप्त संस्थाएं भी इतनी भीषण नहीं थीं जितने ये लोग हो गए थे। इस संस्था की अदृश्यता और रहस्यमयता ने इसे और भी भयानक बना दिया था। ये सब कुछ जानने वाली और पूरी तरह से शक्तिवान थी, लेकिन न इसे किसी ने देखा था और न ही सुना था। जब भी किसी आदमी ने चर्च से विद्रोह किया तो वो गायब हो जाता था और किसी को पता भी नहीं चलता था कि वो कहाँ गया या उसका क्या हुआ। घर पर उसके बीवी बच्चे उसका इंतजार करते रहते, लेकिन वो कभी ये बताने के लिए वापस नहीं आता कि गुप्त न्यायाधीशों ने उसके साथ क्या सुलूक किया था। बिना सोचे समझे कहा गया एक भी शब्द उस आदमी का सफाया कर देता था, और उसके बावजूद भी किसी को भी इस खतरनाक ताकत के बारे में कुछ नहीं मालूम था जो हर दम हर पल उनके ऊपर मंडराती रहती थी। पहले पहल तो ये अजीब और भयंकर ताकत सिर्फ उन लोगों पर वार करती थी जो मॉर्मन धर्म अपनाने के बाद या तो उसका उल्लंघन करते या उसे छोड़ देते थे, लेकिन जल्दी ही इस खौफ का दायरा बढ़ता गया। औरतों की संख्या घट रही थी और बिना औरतों के बहुविवाह प्रथा का पालन करना असंभव होता जा रहा था। अजीबोगरीब अफवाहें फैल रही थीं, कत्ल हुए लोगों के बारे में और ऐसी ऐसी जगहों पर सशस्त्र कैंपों के बारे में जहां कभी कोई भारतीय पहले नहीं देखा गया था। बुजुर्गों के हरम में रोज नई औरतों का प्रवेश होता। औरतें रोती तड़पती रहतीं और उनके चेहरों पर खौफ का साया मंडराता रहता। पहाड़ों पर देर तक रहने वाले यात्री नकाबपोश, चालाक और चुपचाप घूमते सशस्त्र गिरोहों के बारे में बातें करते जो अंधेरे में उनके इर्द गिर्द मंडराते प्रतीत होते थे। इन कहानियों और अफवाहों को खूब तूल मिला और ये इतनी बार सुनी और सुनाई गईं कि सच्ची ही लगने लगीं। आज तक पश्चिम के उन वीरान चरागाहों में डेनाइट गिरोह या एवेंजिंग एंजल्स का नाम खौफ और बदनसीबी से जुड़ा हुआ है। ऐसी खौफनाक बातों के बारे में ज्यादा जानकारी पाने से लोगों के मन का डर घटने की बजाय और भी बढ़ जाता। किसी को नहीं पता था कि कौन किस संस्था से जुड़ा है। धर्म के नाम पर खून और हिंसा की वारदातों में शामिल होने वालों के नाम पूरी तरह से गुप्त रखे जाते थे। इस बात का पूरा अंदेशा था कि जिस दोस्त के सामने आपने कबीले के सरदार और उसके मिशन के बारे में अपने दिल की बात कह दी, वही रात को आग और तलवार लेकर आपको सबक सिखाने वालों में से एक होगा। इसीलिए हर आदमी अपने पड़ोसी और दोस्तों तक से डरा रहता था और कोई भी अपने दिल की बात किसी को बताता नहीं था। एक सुबह जॉन फेरियर अपने गेहूं के खेतों की ओर जाने वाला था कि उसने गेट खुलने की आवाज़ सुनी। खिड़की से बाहर देखने पर उसने पाया कि एक हट्टा कट्टा अधपके बालों वाला अधेड़ अवस्था का आदमी पगडंडी से होकर अंदर आ रहा था। जब उसे समझ आया कि आने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद महान ब्रिघम यंग था तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। उसका दिल तरह तरह की आशंकाओं से भर गया, क्योंकि वो जानता था कि इस मेहमान का आना उसके लिए अच्छा साबित नहीं होने वाला। वो मॉर्मन सरदार का स्वागत करने के लिए दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन आने वाले ने उसके अभिवादन का जवाब बड़े ही ठंडेपन से दिया और चेहरे पर सख्ती भरे भाव लिए उसके पीछे पीछे बैठक तक चला आया। बैठते हुए उसने जॉन से कहा, देखो ब्रदर फेरियर, हमारे धर्म के सच्चे उपासक तुम्हारे अच्छे दोस्त रहे हैं। हमने तुम्हें उस वक्त पनाह दी थी जब तुम रेगिस्तान में भूखे प्यासे पड़े थे। हमने तुम्हारे साथ अपना खाना बांटा, तुम्हें सुरक्षित इस घाटी तक लाए, तुम्हें अपनी जमीन का एक बड़ा हिस्सा भी दिया और अपनी रक्षा में तुम्हें इतना अमीर बनने दिया। क्या ऐसा हुआ है या नहीं? हाँ, ऐसा ही हुआ है। आपकी एक एक बात सही है, जॉन फेरियर ने जवाब दिया। और इस सब के बदले हमने सिर्फ एक शर्त रखी थी, जो ये थी कि तुम हमारे सच्चे धर्म को अपनाओगे और हर तरह से उसके नियमों का पालन करोगे। तुमने ऐसा करने का वादा भी किया था, लेकिन इस वादे को तुमने तोड़ा है। मैंने अपना वादा कैसे तोड़ा है? फेरियर ने हैरानी से हाथ उठाते हुए कहा, क्या मैंने अपना पैसा लोगों की भलाई में नहीं लगाया है? क्या मैं प्रार्थनाओं में शरीक नहीं होता? यंग ने उसकी बात काटते हुए कहा, तुम्हारी बीवियां कहाँ हैं? उन्हें यहाँ बुलाओ ताकि मैं उनका अभिवादन कर सकूं।
ये सच है यंग कि मैंने शादी नहीं की है, लेकिन आप जानते हैं कि औरतें पहले ही गिनती में कम हैं और दूसरे आदमियों का उन पर ज्यादा हक है। मैं कभी अकेला नहीं रहा। मेरे पास मेरी बेटी है जो मेरा ध्यान रखती है, और उसी बेटी के बारे में मैं तुमसे बात करने आया हूँ। वो बड़ी होकर यूटा का फूल बन चुकी है और ऊंचे ओहदे वाले लोगों की आंखों को अच्छी लगने लगी है। जॉन फेरियर का दिल डूब गया। उसके बारे में ऐसे किस्से हैं जिन पर मैं विश्वास नहीं करना चाहता। ऐसे किस्से कि उसका किसी दूसरे धर्म वाले से संबंध है, लेकिन हो सकता है कि जो बातें मैंने सुनी हैं वो सिर्फ अफवाहें ही हों। सेंट जोसेफ स्मिथ की संहिता में 13वां नियम क्या है? सच्चे धर्म की हर लड़की को अपने धर्म के अंदर ही शादी करनी चाहिए। अगर वो किसी और से शादी करती है तो ये घोर पाप माना जाएगा। ऐसा होने की वजह से ये असंभव है कि तुम, जो अपने आप को इस पवित्र धर्म को मानने वाला कहते हो, अपनी बेटी को इस नियम का उल्लंघन करने दोगे। इस एक ही मुद्दे से तुम्हारी पूरी आस्था की परीक्षा हो जाएगी। ये बात काउंसिल ऑफ 4 में तय की गई है। लड़की अभी कम उम्र की है और हम किसी सफेद बालों वाले बूढ़े से उसकी शादी नहीं करना चाहते। हम उसे चुनाव करने से भी वंचित नहीं करना चाहते हैं। हम बुजुर्गों की कई बीवियां हैं, लेकिन हमारे बच्चों का भी तो ख्याल रखा जाना चाहिए। स्टेंजरसन का एक बेटा है और ड्रेबर का भी एक बेटा है, और दोनों में से कोई भी तुम्हारी बेटी को अपने घर ले जाने के लिए तैयार हैं। दोनों ही जवान हैं, अमीर हैं और सच्चे धर्म के हैं। तुम्हारी बेटी को दोनों में से चुनने की आज़ादी दी जाएगी। इस बात पर तुम्हारा क्या कहना है? जॉन फेरियर काफी देर तक चिंता में डूबा चुपचाप बैठा रहा। फिर वो बोला, आप हमको थोड़ा वक्त दीजिए। मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है, उसकी शादी की उम्र नहीं हुई है। यंग ने कुर्सी से उठते हुए कहा, उसे 1 महीने की मोहलत दी जाती है। 1 महीने के अंत में उसे अपना जवाब देना ही होगा। दरवाजे से बाहर निकलते हुए वो फिर से पीछे मुड़ा और उसने आग उगलती आंखों से जॉन को देखते हुए कहा, तुम्हारे लिए बेहतर यही होता जॉन फेरियर। तुम और वो लड़की इस वक्त सियरा ब्लैंको में सूखी हड्डियां बने पड़े होते, बजाय इसके कि तुम अपनी कमजोर मर्जी काउंसिल ऑफ 4 के हुक्म के खिलाफ चलाते। हाथ से एक धमकी भरा इशारा करते हुए वो दरवाजे से बाहर निकल गया। तभी लूसी अंदर आई और जॉन समझ गया कि उसने सारी बातें सुन ली हैं। वो घबराए स्वर में बोली, ओ पापा, अब हम क्या करेंगे? तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है बेटी। हम कुछ ना कुछ तरकीब जरूर निकाल लेंगे। उस लड़के के साथ तुम्हारी मोहब्बत कम तो नहीं हुई है ना? लूसी के गले से एक दर्द भरी सिसकी निकल गई और जॉन को उसकी बात का जवाब मिल गया। उसने दृढ़ स्वर में लूसी से कहा, मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि उस लड़के के प्रति तुम्हारी मोहब्बत कभी भी कम हो। वो एक अच्छा लड़का है और ईसाई है। वो यहाँ के इन धर्म भीरू लोगों से कहीं ज्यादा बेहतर है। कल ही नेवाडा के लिए एक पार्टी रवाना हो रही है और मैं उनको संदेश भेज दूंगा कि हम यहाँ कितनी मुसीबत में पड़ गए हैं। अगर उस लड़के के बारे में मेरी जानकारी सही है तो वो यहाँ तुरंत हमारी मदद के लिए आएगा, और जब वो आएगा तो वो हमें सही राय देगा। लेकिन मुझे तुम्हारी ओर से डर लग रहा है बेटी। जॉन ब्रिघम को यहाँ के लोग पैगंबर और फरिश्ता मानते हैं, और जो लोग पैगंबर के खिलाफ जाते हैं उनके बारे में कैसे कैसे भयानक किस्से सुनने में आया करते हैं। उनके साथ कुछ न कुछ खौफनाक जरूर घटता है। लेकिन पिताजी, अभी तो हम उनके खिलाफ गए ही नहीं हैं। पिता ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ, डरने का वक्त तो तब आएगा जब हम उनके खिलाफ जाएंगे। हमारे पास अभी एक पूरा महीना है, और महीना पूरा होने तक अगर हम कोई और रास्ता नहीं निकाल पाते हैं तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छा यही होगा कि हम यहाँ से भाग जाएं। लेकिन हमारे खेत और जमीन पिताजी? हम जितना बेच सकेंगे उतना बेचकर पैसा इकट्ठा कर लेंगे, बाकी जमीन को यूं ही छोड़ जाएंगे। सच कहूं लूसी, तो ये विचार पहली बार मेरे मन में नहीं आया है। ये लोग अपने पैगंबर से जितना डरते हैं उतना मैं कभी भी किसी आदमी से नहीं डर सकता। मैं एक आज़ाद ख्यालों वाला अमेरिकन हूँ और ये सब कुछ मेरे लिए बहुत अजीब है। लेकिन ये लोग हमें यहाँ से जाने नहीं देंगे, बेटी ने कहा। देखते हैं, तुम जेफरसन के आने का इंतजार करो, और इस बीच परेशान मत हो और ना ही अपनी आंखों में आंसू आने दो, और डरना और घबराना तो बिल्कुल भी मत। जो होगा हम उसका मुकाबला करेंगे। जॉन फेरियर ने दिलासा देने के ये शब्द बड़े ही विश्वास के साथ बोले थे, लेकिन लूसी से ये बात छिपी नहीं रह सकी कि उस रात उसके पिता कुछ ज्यादा ही ध्यान से दरवाजे और खिड़कियों की चिटखनियां बंद कर रहे थे
और उन्होंने बड़े ही ध्यान से अपनी जंग लगी शॉटगन को साफ करके लोड किया, जो उनके बेडरूम की दीवार पर सालों से ऐसे ही टंगी हुई थी। अध्याय 11। मॉर्मॉन के पैगंबर से मुलाकात की अगली सुबह जॉन फेरियर सॉल्ट लेक सिटी गया और नेवाडा पहाड़ों की तरफ जाने वाले अपने दोस्त से मिलकर उसने जेफरसन होप के लिए अपना संदेश उसे सौंप दिया। उसने उस युवक को उस खतरे के बारे में बताया जो उन दोनों के ऊपर मंडरा रहा था, और ये भी कि ये कितना ज़रूरी था कि वो जल्दी वापस आए। इसके बाद वो वापस अपने घर चला गया। जब वो अपने फार्म के नज़दीक पहुंचा तो उसे ये देखकर हैरानी हुई कि फाटक के दोनों खंभों पर घोड़े बंधे हुए थे। अंदर जाने पर अपनी बैठक में 2 युवकों को बैठा देखकर उसे और भी ज्यादा ताज्जुब हुआ। लंबे पीले चेहरे वाला एक युवक उसकी आराम कुर्सी पर बैठा था और उसके पैर स्टोव पर टिके थे। दूसरा बैल जैसी गर्दन वाला युवक, जिसके नाक नक्श बहुत ही भौंडे थे, खिड़की के सहारे टिका हुआ जेब में हाथ डाले सीटी बजा रहा था। फेरियर के अंदर आने पर दोनों ने सिर हिलाकर उसका अभिवादन किया और आराम कुर्सी पर बैठे युवक ने बोलना शुरू किया। हो सकता है आप हमें ना जानते हों, ये ड्रेबर का बेटा है और मैं जोसेफ स्टेंजरसन हूँ, जो तुम्हारे साथ उस वक्त रेगिस्तान में था जब प्रभु ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर तुम्हें अपने सच्चे दामन में समेटा था। आज हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे पिताओं ने हमें कहा है कि हम में से दोनों आपकी बेटी का हाथ मांगें। आप और आपकी बेटी जिसे भी चाहें पसंद कर लें। मेरी सिर्फ 4 बीवियां हैं और ब्रदर ड्रेबर की 7, इसलिए मुझे लगता है कि मेरा दावा ज्यादा मजबूत है। दूसरा युवक जल्दी से चिल्लाया, नहीं नहीं ब्रदर स्टेंजरसन, सवाल ये नहीं है कि हमारी कितनी बीवियां हैं, सवाल ये है कि हम कितनी रख सकते हैं। मेरे पिता ने अपनी मिलें मेरे नाम कर दी हैं, इसलिए हम दोनों में मैं ज्यादा अमीर हूं। दूसरे ने गर्मजोशी से कहा, लेकिन भविष्य मेरा ज्यादा बेहतर है। मेरे पिता के मरने पर मुझे उनकी चमड़े की फैक्ट्री मिल जाएगी, फिर मैं तुम्हारा सरदार बन जाऊंगा और चर्च में भी ऊंची जगह पर रहूंगा। ड्रेबर के बेटे ने इतराते हुए कहा, मेरे ख्याल से ये फैसला लड़की पर ही छोड़ दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। इस सारी बातचीत के दौरान जॉन फेरियर गुस्से में आग बबूला होते हुए खड़ा रहा। उसने बड़ी मुश्किल से अपने आप पर काबू रखा हुआ था। आखिर में उनकी तरफ बढ़ते हुए वो बोला, देखो, जब मेरी बेटी तुम्हें बुलाएगी तब तुम आ सकते हो, लेकिन तब तक मैं तुम्हारे चेहरों को यहाँ नहीं देखना चाहता हूँ। दोनों मॉर्मॉन युवक उसे हैरानी से देखने लगे। उनकी नजरों में लड़की के हाथ के लिए उन दोनों के बीच की प्रतिस्पर्धा लड़की और उसके पिता के लिए बहुत बड़ी इज्जत की बात थी, और यहाँ पिता उनकी बेइज्जती करने पर तुला था। फेरियर चिल्लाया, इस कमरे से बाहर जाने के 2 रास्ते हैं, ये दरवाजा है और ये खिड़की है। कौन से रास्ते से जाना चाहोगे तुम दोनों? उसका भूरा चेहरा इतना खूंखार लग रहा था और उसके हाथ इतने खतरनाक कि उसके मेहमान फौरन उठ खड़े हुए और जल्दी से वहां से निकल लिए। बूढ़ा किसान उनके पीछे पीछे दरवाजे तक गया। बाहर निकलते हुए गुस्से से सफेद पड़ा स्टेंजरसन चिल्लाया, तुमने पैगंबर और काउंसिल ऑफ 4 का अपमान किया है बुढ़े, तुम जिंदगी भर इसके लिए पछताओगे। ड्रेबर का बेटा भी पीछे नहीं रहा। प्रभु का हाथ तुम्हारे ऊपर बहुत भारी पड़ेगा, देख लेना, वो तुम्हें बहुत तकलीफ देगा। वो तो जब देगा तब देगा, उससे पहले मैं तुम्हें तकलीफ देना शुरू करता हूं। फेरियर जोर से चिल्लाया और अपनी बंदूक लाने ऊपर दौड़ा। लूसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। वो उससे अपना हाथ छुड़ा पाता इससे पहले ही घोड़ों की टापों की आवाज से वो समझ गया कि वे दोनों वहां से भाग चुके हैं। माथे से पसीना पहुंचते हुए वो गुर्राया, आवारा लफंगे, मैं चाहूंगा कि इन दोनों में से किसी की भी पत्नी बनने से पहले तू मर जाए। मैं भी यही चाहती हूँ पिताजी, लेकिन जेफरसन जल्दी ही यहाँ आ जाएगा। हाँ, अब उसके आने में और देर नहीं होनी चाहिए। वो जितनी जल्दी आ जाए उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता कि अब आगे ये लोग क्या करेंगे। उस वक्त वास्तव में इस बात की बड़ी जरूरत थी कि कोई समझदार आदमी उस बूढ़े किसान और उसकी बेटी को सही राय दे सके। उस जगह के पूरे इतिहास में सरदारों की ऐसी बेइज्जती कभी नहीं हुई थी। अगर छोटी छोटी गलतियों के लिए इतनी कड़ी सजा मिला करती थी तो नामालूम इस विद्रोही की किस्मत में क्या लिखा था। फेरियर जानता था कि उसका धन और ओहदा उसके लिए किसी काम का नहीं होने वाला। उसके जितने ही प्रसिद्ध और अमीर लोगों को भी सजा दी गई थी और उनकी दौलत चर्च को सौंप दी गई थी। वो बहादुर तो था, लेकिन अपने ऊपर मंडराने वाले अनजाने खौफ से डर रहा था। कोई जाना पहचाना खतरा होता तो वो झेल लेता, लेकिन ये रहस्यमयी खतरा बौखलाने वाला था।
उसने अपने सारे डर अपनी बेटी से छिपा रखे थे और पूरी बात को हंसी में टालने का दिखावा करता रहता। हालांकि बेटी उसे इतना प्यार करती थी कि उसे साफ दिखाई पड़ रहा था कि उसका बाप बहुत बेचैन है। जॉन फेरियर को पूरी उम्मीद थी कि जल्दी ही ब्रिघम यंग का संदेश या सख्ती भरी डांट उसके पास आएगी, और वो गलत नहीं था। हालांकि ये संदेशा एक अप्रत्याशित तरीके से आया। अगली सुबह उठने पर उसने हैरानी से देखा कि उसकी छाती के ठीक ऊपर उसकी चादर पर एक चौकोर पर्चा टंगा है, जिस पर साफ साफ शब्दों में लिखा था, तुमको पश्चाताप के लिए 29 दिन दिए जाते हैं। और उसके बाद ये अधूरा वाक्य किसी भी धमकी से ज्यादा दहलाने वाला था। जॉन फेरियर के मन में बराबर ये खटका बना रहा कि ये धमकी उसके कमरे में आखिर आई कैसे, क्योंकि उसके नौकर बाहर सोते थे और घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह से बंद थे। उसने पर्चे को फाड़ दिया और अपनी बेटी को कुछ नहीं बताया, लेकिन इस बात से उसके दिल में दहशत भर गई। ये 29 दिनों की मोहलत वही थी जिसका यंग ने वादा किया था। एक ऐसे दुश्मन के आगे भला किसकी ताकत या हिम्मत काम कर सकती थी जिसकी शक्ति इतनी रहस्यमयी थी। जिस हाथ ने उसकी छाती पर पिन से वो पर्चा टांगा था, वही हाथ ठीक उसी वक्त उसके सीने को चीर भी सकता था, और उसे कभी पता भी नहीं चलता कि उसे किसने मारा। अगली सुबह वो और भी थर्रा गया। वे लोग नाश्ता करने बैठे ही थे कि ऊपर की तरफ इशारा करती हुई लूसी आश्चर्य से चिल्ला पड़ी। छत के बीचों बीच शायद किसी जली हुई लकड़ी से लिखा गया था 28। ये उसकी बेटी की समझ के परे था, लेकिन जॉन ने उसे कुछ नहीं बताया। उस रात वो अपनी बंदूक लिए बैठा रहा और निगरानी करता रहा। उसने ना कुछ देखा और ना ही कुछ सुना, लेकिन फिर भी अगली सुबह एक बड़ा सा 27 नंबर उसके दरवाजे के बाहर पेंट किया हुआ मिला। इसी तरह दिन पर दिन बीतते गए और हर सुबह वो शर्तिया ये पाता कि उसके दुश्मन दिन गिन रहे हैं, और किसी भी आसानी से दिखाई पड़ने वाली जगह पर यह लिखा मिलता कि अब उसके पास कितने दिन और बचे हैं। मौत के दूत बने ये अक्षर कभी दीवारों पर दिखाई देते, कभी फर्श पर, कभी बाग के गेट पर, या कभी किसी चारदीवारी पर। अपने पूरे चौकन्नेपन के बावजूद जॉन फेरियर ये नहीं समझ पा रहा था कि रोज रोज उसे ये नई धमकियां मिल कैसे रही थीं। वो बहुत ही थका हुआ और बेचैन रहने लगा, और उसकी आंखों में हर वक्त एक डर दिखाई देने लगा। उसकी जिंदगी में बस अब एक ही उम्मीद बची थी, नेवाडा से उस युवा शिकारी के आने की। 20 दिन घटकर 15 रह गए और 15 घटकर 10, लेकिन अभी तक उसकी कोई खबर नहीं आई। एक एक करके दिनों की संख्या कम होती गई। जब भी किसी घुड़सवार की टाप सड़क से आती सुनाई पड़ती या कोई कोचवान उसकी टीम को आवाज देता, बूढ़ा किसान जल्दी से गेट की तरफ दौड़ता, ये सोचते हुए कि शायद शिकारी आ गया है। अंत में जब उसने देखा कि 5 की संख्या 4 में बदल गई और फिर 3 में, तो उसका दिल डूब गया और उसने भाग निकलने की उम्मीद बिल्कुल छोड़ दी। वो जानता था कि अकेले अपने दम पर और पहाड़ों के रास्तों के बारे में अपने सीमित ज्ञान के कारण वो भागने में कभी सफल नहीं हो पाएगा। एक शाम इन्हीं सब बातों के बारे में सोचता वो चिंता में डूबा बैठा था कि कैसे इस सब से छुटकारा पाए। उस सुबह 2 का अंक उसकी दीवारों पर लिखा दिखाई दिया था और अगला दिन उसके लिए आखिरी दिन होने वाला था। उसके बाद क्या होगा, इसी बात की कल्पना करके तरह तरह के भयानक ख्याल उसके मन में उठ रहे थे कि उसके मरने के बाद उसकी बेटी का क्या होगा। उसने घोर निराशा में मेज पर अपना सिर टिका दिया और सिसकने लगा। तभी सन्नाटे में उसे एक बहुत ही हल्की खरोंच जैसी आवाज सुनाई दी। ये आवाज बहुत ही धीमी थी, लेकिन रात के सन्नाटे में एकदम स्पष्ट सुनाई दे रही थी। वो घर के दरवाजे से आ रही थी। फेरियर चुपचाप हॉल में आया और गौर से सुनने लगा। कुछ पल तक चुप्पी छाई रही और उसके बाद आवाज फिर से सुनाई दी। जाहिर था कि कोई बहुत ही धीरे धीरे दरवाजा खटखटा रहा था। क्या आधी रात को आने वाला ये कोई हत्यारा था जो गुप्त कानून के खूनी आदेश का पालन करने आया था, या फिर कोई ऐसा था जो उसे उसके आखिरी दिन की याद दिलाने आया था? जो भी हो, वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसने धीरे से चटखनी खोल दी। बाहर सब शांत था। आसमान में तारे रोशनी फैलाते हुए चमक रहे थे। किसान की आंखों के सामने बगीचा था, लेकिन ना तो बगीचे में और ना उसके पार सड़क पर कहीं भी कोई इंसान दिखाई पड़ रहा था। तभी उसकी निगाह जमीन पर पड़ी और उसने देखा कि एक आदमी मुंह के बल जमीन पर लेटा है और उसके हाथ और पैर चारों तरफ फैले हुए हैं। सांप जैसी फुर्ती के साथ जमीन पर रेंगते हुए वो आदमी घर के अंदर दाखिल हो गया।
जॉन फेरियर ने बड़ी ही मुश्किल से अपने गले से निकलने वाली चीख को रोका। अगले ही पल वो आदमी उछलकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया और उसने घर का दरवाजा बंद कर दिया। ये जेफरसन होप था। जॉन फेरियर हाँफते हुए बोला, अरे तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। इस तरह अंदर क्यों आए हो तुम? होप ने रुंधे हुए गले से कहा, मुझे जल्दी से कुछ खाने को दो। पिछले 48 घंटों से मैंने ना कुछ खाया है ना पिया है। फिर वो मेज पर रखे खाने पर बुरी तरह टूट पड़ा। जब उसकी भूख शांत हुई तब उसने पूछा, लूसी ठीक है ना? हाँ, वो ठीक है। अच्छा है। इस घर पर चारों तरफ से नजर रखी जा रही है, इसीलिए मैं रेंगते हुए यहाँ तक आया हूँ। वे लोग बहुत चालाक हो सकते हैं, लेकिन एक वॉशो शिकारी से ज्यादा चालाक नहीं होंगे। ये समझ में आते ही कि अब उसके पास एक सच्चा दोस्त है, जॉन फेरियर का डर पूरी तरह से दूर हो गया। उसने युवक का हाथ पकड़कर गर्मजोशी से कहा, तुम एक ऐसे आदमी हो जिस पर मैं नाज कर सकता हूँ। हमारे ऊपर छाए खतरे को बांटने के लिए भला और कौन आ सकता था? होप ने तेज स्वर में कहा, हमारे पास इन सब बातों के लिए ज्यादा वक्त नहीं है। कल आपका आखिरी दिन है और अगर आज ही कोई उपाय नहीं किया गया तो सब खत्म हो जाएगा। एक खच्चर और 2 घोड़े ईगल रेविन में हमारा इंतजार कर रहे हैं। आपके पास कितने पैसे होंगे? सोने में करीब $2000 और नोटों में 5। ठीक है, इतना काफी है। करीब इतना ही मेरे पास भी है। पहाड़ों से होते हुए हम कार्सन शहर की तरफ जाएंगे। जल्दी से लूसी को उठा दीजिए और हम तुरंत ही यहाँ से निकलेंगे। जब फेरियर अपनी बेटी को आने वाली यात्रा के लिए तैयार कर रहा था, जेफरसन होप ने खाने का जितना भी सामान घर में मौजूद था उसे एक पैकेट में बांधा और एक मिट्टी के जार में पानी भर लिया, क्योंकि अपने अनुभवों से वो जानता था कि पहाड़ों में बहुत ही कम कुएं होते हैं और वो भी एक दूसरे से काफी दूरी पर। उसकी तैयारियां पूरी हुई ही थीं कि किसान और उसकी बेटी भी वहां आ गए, जो जाने के लिए पूरी तरह तैयार थे। दोनों प्रेमियों के बीच मुलाकात में गर्मजोशी तो थी, लेकिन बहुत ही छोटी, क्योंकि एक एक मिनट कीमती था और करने के लिए बहुत कुछ था। होप ने धीमी आवाज में कहा, आगे और पीछे के सारे रास्तों पर नजर रखी जा रही है, लेकिन अगर हम ध्यान से निकलेंगे तो किनारे की खिड़की से निकलकर हम खेतों में जा सकते हैं। सड़क पर आने के बाद हम दर्रे से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर रह जाएंगे, जहां हमारे घोड़े हमारा इंतजार कर रहे हैं। सुबह होने से पहले हम आधी दूरी तक पहाड़ों में निकल जाएंगे। और अगर किसी ने हमें पकड़ लिया तो? फेरियर ने पूछा। होप ने रिवॉल्वर पर हाथ मारा जो उसकी शर्ट के अंदर से चमक रही थी। अगर वे गिनती में ज्यादा हुए तो हम 2-3 को अपने साथ ले जाएंगे। घर के अंदर की सारी बत्तियां बंद कर दी गईं। अंधेरी खिड़की से फेरियर ने बाहर उन खेतों पर नजर दौड़ाई जो उसके अपने थे और जिनको अब वो हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा था। उसने इस बलिदान के लिए पहले से ही खुद को तैयार कर रखा था। सब कुछ इतना शांत और खुशनुमा लग रहा था। सरसराते पेड़ और मीलों दूर तक फैले अनाजों के खेत। ये एहसास करना भी मुश्किल था कि हत्या की गंध पूरे माहौल में मंडरा रही थी। फिर भी युवा शिकारी का सफेद चेहरा और सधा हुआ भाव दिखा रहा था कि घर में आते समय उसने इस बात की तरफ से पूरी तसल्ली कर ली थी कि कोई उन्हें देख न पाए। फेरियर ने सिक्कों और सोने वाला थैला उठाया। जेफरसन ने खाना और पानी। लूसी के पास एक छोटी सी गठरी थी जिसमें उसका अपना कीमती सामान था। खिड़की को बहुत ही ध्यान से और धीरे से खोलते हुए उन्होंने तब तक का इंतजार किया जब तक एक काले बादल ने रात को एकदम अंधेरा नहीं कर दिया। फिर वे एक एक करके छोटे से बगीचे में उतर गए। सांस रोककर घुटनों के बल रेंगते हुए वे धीरे धीरे आगे बढ़े और फिर एक झाड़ी के साए में छुप गए। वहां से वे मक्का के खेतों में चले गए। वे वहां पहुंचे ही थे कि युवक ने उन दोनों को खींचकर एक कोने में कर दिया, जहां वे चुपचाप कांपते हुए कुछ देर पड़े रहे। ये अच्छी बात थी कि शिकारी के प्रशिक्षण ने उसके कानों को बहुत ही ज्यादा सजग कर दिया था। वो और उसके दोस्त छिपे ही थे कि उनसे कुछ मीटर की दूरी पर पहाड़ी उल्लू की हूट हूट की आवाज सुनाई दी और तुरंत ही उनसे थोड़ी दूरी पर इस हूट का जवाब दिया गया। उसी समय एक अस्पष्ट सी आकृति उसी रास्ते पर दिखी जहां वे जा रहे थे और वही उल्लू की आवाज फिर से सुनाई पड़ी और एक दूसरा आदमी अंधेरे में नजर आया। उनमें से पहले वाले ने कहा, कल आधी रात को जब विपुर विल 3 बार बुलाएगा। दूसरे ने जवाब दिया, ठीक है, क्या मैं ब्रदर ड्रेबर को बता दूं? हाँ, उनको बता दो और उनके जरिए औरों को भी। 7 में 9। दूसरे ने कहा, 5 में 7। और दोनों आकृतियां अलग अलग दिशाओं में चली गईं।
उनके ये आखिरी शब्द जाहिर था किसी तरह का इशारा थे। जैसे ही उनके कदमों की आहट सुनाई देनी बंद हुई, जेफरसन होप अपने पैरों पर खड़ा हो गया और अपने साथियों की मदद करता हुआ उन्हें तेजी से खेतों के पार ले गया। एक बार सड़क पर पहुंच जाने के बाद वे जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगे। एक बार उन्हें रास्ते में कोई मिला और वे खेतों में छिप गए ताकि वो उन्हें पहचान न ले। शहर पहुंचने से पहले युवक एक खुरदुरी पतली सी पगडंडी की तरफ मुड़ गया जो पहाड़ों की तरफ जाती थी। अंधेरे में दो उबड़ खाबड़ पर्वतों की चोटियां झलक रही थीं और इन दोनों के बीच से जो रास्ता जाता था वो ईगल दर्रे से गुजरता था। वहीं पर घोड़े उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। अपने सटीक अंदाज से जेफरसन होप ने बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच से अपना रास्ता ढूंढा और वे लोग वहां तक पहुंच गए जहां चट्टानों से ढके एक एकांत कोने में उसके वफादार घोड़े बंधे हुए थे। लड़की को खच्चर पर बैठा दिया गया और दोनों पुरुष घोड़ों पर सवार होकर आगे आगे चल पड़े। ये पूरा रास्ता बड़ा ही डरावना और खतरनाक था। एक तरफ करीब 300 मीटर लंबी काली, खतरनाक और डरावनी चट्टान खड़ी थी जिसकी उबड़ खाबड़ सतह पर लंबी लंबी लकीरें ऐसी दिख रही थीं मानो किसी जानवर की पसलियां हों। दूसरी तरफ उबड़ खाबड़ चट्टानें और कंकड़ों के ढेर थे। इन दोनों के बीच में ये संकरी सी टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी थी जो कई जगहों पर इतनी संकरी थी कि उन्हें एक लाइन में चलना पड़ रहा था। फिर भी सारी परेशानियों और खतरों के बावजूद उनके हौसले बुलंद थे क्योंकि हर कदम के साथ उनके और उनके शत्रुओं के बीच फासला बढ़ता जा रहा था। लेकिन जल्दी ही उन्हें इस बात का सबूत मिल गया कि वो अभी भी मॉर्मोनों के इलाके में ही हैं। वे दर्रे के सबसे बियाबान इलाके में थे कि लड़की अचानक चौंक कर चीख पड़ी और उसने ऊपर की तरफ इशारा किया। पगडंडी के ऊपर एक चट्टान पर एक आदमी खड़ा था। जैसे ही इन लोगों ने उसे देखा उसने भी इनको देख लिया और उसकी आवाज पूरे दर्रे में गूंज उठी। कौन है वहां? जेफरसन होप ने अपनी बंदूक पर हाथ रखते हुए कहा। हम नेवाडा जाने वाले यात्री हैं। किसकी आज्ञा से जा रहे हो? संतरी ने पूछा। पवित्र चार की आज्ञा से, फेरियर ने जवाब दिया। उसके मॉर्मन अनुभव ने सिखाया था कि वही सबसे ऊंची संस्था है जिसकी दुहाई वो दे सकता था। ऊपर से प्रहरी चिल्लाया, 7 में 9। जेफरसन होप ने तुरंत जवाब दिया, 5 में 7। उसे बगीचे में हुई उन दोनों की वो बातचीत अच्छी तरह से याद थी। उसका जवाब सुनते ही संतरी शांत हो गया और बोला, ठीक है, जाओ। अब वहां से पगडंडी भी चौड़ी हो गई और उनके घोड़े तेजी से आगे बढ़ने लगे। काफी दूर जाने के बाद जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वो अकेला प्रहरी अपनी बंदूक के सहारे खड़ा था और वे समझ गए कि वे मॉर्मोनों की पहुंच से बाहर निकल चुके थे और आज़ादी उनके ठीक सामने थी। इससे आगे की कहानी के लिए सुने अ स्टडी इन स्कारलेट का चौथा और आखिरी भाग।